कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, कल से एक खबर आप देख रहे होंगे, मौलाना कलीम सिद्दीकी जो यूपी फुल्क के रहने वाले थे, उनको कल यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, उनको गिरफ्तार कुछ इस प्रकार से किया गया, जब वो मेरठ से अपने घर के लिए लौट रहे थे तो उनको रास्ते में ही यूपी एटीएस ने उठा लिया और उनके साथ साथ 4 मौलाना और थे और एक उनके ड्राइवर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। लेकिन दोस्तों, उसमें से उन 3 या 4 जो मौलवी थे उनको तो छोड़ दिया और उनके ड्राइवर को भी छोड़ दिया, लेकिन मौलाना को कोर्ट में पेश किया गया और उनको 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन दोस्तों, मामला क्या है उस पर बात करते हैं। मामला है धर्मांतरण से जुड़ा हुआ, यानी दोस्तों एक धर्म के मानने वाले को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना, ये धर्मांतरण कहलवाता है। तो दोस्तों, इसमें बात ये है कि भारत में धर्मांतरण वैध या अवैध कुछ नहीं है, क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में जा सकता है जिसमें उसकी आस्था हो, जिसमें उसको अच्छा लगता हो। ये भारतीय संविधान के अनुसार है, इसमें वैध या अवैध वाली कोई बात नहीं होती। अब दोस्तों, मौलाना के ऊपर आरोप है कि वो धर्मांतरण करवाते थे, लालच देकर करवाते थे। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर कोई किसी धर्म का पक्का सच्चा अनुयायी है तो किसी प्रकार के लालच में नहीं आएगा। अगर वो लालच में आ भी रहा है दोस्तों, तो फिर वो किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता, फिर वो सिर्फ पैसे से या जो भी लालच उसे दिया जा रहा है उस चीज़ से मतलब रखता है। उसके ऊपर उस धर्म का, जिस धर्म से वो आ रहा है या जिस धर्म में वो जा रहा है, उसका कोई उसके ऊपर असर नहीं, क्योंकि वो तो लालच की बिना पर वहाँ पर आ रहा है। तो उसे इस प्रकार से लालच में डालकर अगर कोई धर्मांतरण करवाया जा रहा है तो यहाँ से बात तो क्लियर है दोस्तों, वो किसी भी धर्म का अनुसरण करने वाला या अनुयायी नहीं है। हिंदुस्तान पत्रिका सहित बहुत से अखबारों ने अवैध धर्मांतरण को लेकर ये बात लिखी है कि किस तरह से धर्मांतरण करवाया जाता था, लालच देकर करवाया जाता था, ये जन्नत दोजख का डर दिखाकर धर्मांतरण करवाया जाता था। तो इसमें दोस्तों बात अब ये है कि जब भारतीय संविधान में सबको कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है किसी भी प्रकार से, तो वैध या अवैध की गुंजाइश कहाँ बाकी रह जाती है। दैनिक जागरण लिखता है दोस्तों कि सना खान का निकाह भी इसी मौलवी ने पढ़वाया था। तो जब जाहिर सी बात है, सना खान मुस्लिम है तो निकाह ही पड़ेगी अगर उसकी मर्जी है, तो इसमें कौन सा गुनाह उन्होंने किया था। वो आगे लिखते हैं कि सना खान के निकाह को लेकर भी वो सुर्खियों में आए थे। तो इसमें दोस्तों सुर्खियों की क्या बात थी, जब सना खान भी मुस्लिम थी और मुफ्ती साहब भी मुस्लिम थे, तो निकाह तो उनका जाहिर सी बात है होना ही था। तो इसमें सुर्खियाँ बटोरने वाली क्या बात थी। लेकिन ये अब बात आती है इसमें दोस्तों राजनीति की। तकरीबन 2 या 3 महीने पहले यूपी से 2 मौलाना गिरफ्तार किए गए थे यूपी एटीएस द्वारा, वो भी धर्मांतरण के ही मामले में गिरफ्तार किए गए थे। मौलाना उमर गौतम और मौलाना इब्राहिम, ये अवैध रूप से धर्मांतरण करवा रहे हैं लोगों का। जब उन 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों, तब भी इन अखबारों ने इसी प्रकार की हेडलाइंस, इसी प्रकार की खबरें दिखाई थी। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया है तो अब भी इसी प्रकार की। दरअसल दोस्तों 2022 में यूपी के चुनाव हैं, उनको लेकर ये पूरी तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर जो अडानी के पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई है, उस मुद्दे से भी बिल्कुल लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की एक बहुत सोची समझी साजिश है, ताकि लोग उसकी तरफ ध्यान न दे सके। और दूसरा दोस्तों, आपको पता होगा यूपी में एक संत की हत्या की गई है या आत्महत्या हुई है, उसको लेकर जो खबरें थी दोस्तों उनको भी पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसमें भी दोस्तों बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े सफेदपोश लोगों का नाम सामने आने की आशंका थी। तो उन मुद्दों से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरह की ये साजिशें चलती जा रही हैं भोले भाले व्यक्तियों के खिलाफ। दोस्तों मौलाना कलीम सिद्दीकी के मामले में यूपी एटीएस का कहना है कि मौलाना आपसी सौहार्द के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ज़बरदस्ती लोगों का धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें पूरी तरह से राजनीति इन्वॉल्व है और राजनीतिक कारणों के कारण ही मौलाना को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि दोस्तों अगर चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना हुई
तो भाजपा यूपी के अंदर सरकार नहीं बना सकती और लगातार भाजपा इसी कोशिश में है कि किस प्रकार से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके माहौल को बिगाड़ा जाए और आपसी सौहार्द को खराब किया जाए। तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि ये पूरी तरह से सरकार के ही इशारे पर इस तरह की साजिशें चल रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पीएम केयर फंड की। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा दोस्तों, जब मार्च 2020 में कोरोना ने दस्तक भारत के अंदर दी थी, तब पीएम केयर फंड नाम से एक ट्रस्ट की शुरुआत की गई थी, जिसमें लोगों से डोनेशन के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया था, फंड इकट्ठा किया गया था। और उसमें दोस्तों 4-5 महीने के अंदर ही 18,000 करोड़ रुपए के लगभग जमा हो गए थे। दोस्तों जब आप गूगल पे जाओगे और सर्च करोगे पीएम केयर फंड, तो आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस इन रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड्स वाज क्रिएटेड ऑन 27/3/2020 फॉलोइंग द कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया। भारत में कोविड-19 के बाद 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता तथा आपातकालीन स्थिति के लिए राहत कोष बनाया गया। ये लिखा हुआ आपको वहां पर मिल जाएगा। और दोस्तों इसके मेंबर की अगर बात की जाए तो इसके मेंबर्स हैं मिस्टर अमित शाह गृह मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर और श्री राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हैं भारत के। ये 3 मेंबर हैं इस फंड के, पीएम केयर फंड के। और दोस्तों चेयरमैन की बात करें तो आपको पता ही है, देश के प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन है। तो अब दोस्तों बात ये है, दरअसल जब दोस्तों इसके फंड के बारे में जानकारी मांगी गई कि कहां पर इस्तेमाल किया गया, कितना फंड इसमें जमा हुआ है, इसके बारे में जब जानकारी मांगी गई आरटीआई के थ्रू, तो ये कह दिया गया था ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीएम केयर फंड को लेकर पीएमओ के एक बड़े अधिकारी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव से पूछा, तो उन्होंने कहा कि पीएम केयर फंड सरकार का फंड नहीं है, इसलिए ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। तो अब आप दोस्तों यहाँ से बात सोच सकते हैं, जब ये सरकार का फंड नहीं है तो फिर तो ये प्राइवेट फंड हुआ ना। तो अब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फंड का इस्तेमाल किस तरह और किस प्रकार से किया गया होगा। हजारों करोड़ रुपए का जो फंड सरकार ने कोविड के नाम पर इकट्ठा किया था, और हालांकि दोस्तों भारत में पहले से ही प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के नाम से एक ट्रस्ट चलता है जो सरकारी है, उसके बावजूद ये प्राइवेट ट्रस्ट बनाने की क्या जरूरत थी। तो अब दोस्तों ये एक तरह से सवालों के घेरे में है कि किस प्रकार से इसके पैसे का इस्तेमाल, इसके फंड का इस्तेमाल सरकार ने किया होगा, अपने कामों के लिए किया गया होगा, या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस्तेमाल हुआ होगा। इसी तरह दोस्तों जो इसमें नजर आता है यही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें लगभग 22,000 करोड़ रुपए की खपत है। तो आप दोस्तों सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से देश की भोली भाली जनता को पीएम केयर फंड के नाम पर उलझाकर उनसे पैसा इकट्ठा किया गया, और फिर उसे सार्वजनिक रूप से बताने में भी ये सरकार सक्षम नहीं है कि कहां पर उस फंड को इस्तेमाल किया गया है और कितना फंड जमा हुआ था। तो ये दोस्तों सरासर आपके साथ ठगी है, आपको इसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा और इसी तरह से आपको पागल बनाकर आपकी जेबों को ढीला किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।